Hello and welcome to weekly current affairs session of Ajmal. Hello and welcome to weekly current affairs session of Ajmal IAS Academy. In today's session, we are going to discuss variety of topic from international relations to art and culture. In international relations, we'll be discussing in detail about what is going on in Iran. ईरान में क्या चल रहा है, उसकी वजह क्या है, क्या जो ईरान में हो रहा है उसकी वजह से इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, और अगर चैलेंजेस हैं तो इंडिया की अप्रोच उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या होनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद हम देखेंगे कि विकसित भारत अभियान जो कि 2047 तक का हमारा लक्ष्य है, उसको लेकर के इंडिया की क्या अप्रोच है, इंडिया किस तरह से इंटरनल फ्रंट और एक्सटर्नल फ्रंट पर अपनी पॉलिसीज़ को रीडिफाइन कर रहा है, रीओरिएंट कर रहा है। साथ में हम ये भी देखेंगे पैक्स सलीका, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था कि पहले जिसकी मेंबरशिप इंडिया को डिनाई कर दी गई थी, अभी इंडिया को उसकी मेंबरशिप ऑफर की गई है। इससे इंडिया को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इंडिया इस ग्रुप में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, दैट वी विल ऑल्सो सी। इसके बाद हम कल्चर के टॉपिक्स में देखेंगे एक न्यू स्तूप साइट जो कि कश्मीर में मिली है, उसका रिलीवेंस देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हम देखेंगे सोमनाथ टेम्पल के बारे में, इसके हिस्ट्री, क्योंकि अभी एक नई इंस्क्रिप्शन मिली है। जिस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं माइथोलॉजी को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करती है। ये इंस्क्रिप्शन सोमनाथ टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बहुत रोचक जानकारी देती है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि किस तरह का आर्किटेक्चर है और इसके साथ में कौन कौन सी डायनेस्टीज जुड़ी हुई है। So let's begin with the first topic of today's discussion, that is tension going on in ईरान। सी, अब सब लोगों को मालूम होगा कि ईरान में एक टेंशन चल रही है। ये टेंशन किस वजह से, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को बहुत से लोग जेनजी का प्रोटेस्ट भी बोल रहे हैं। बेसिकली दीज प्रोटेस्ट आर अगेंस्ट थियोक्रेटिक स्टेट एंड दीज प्रोटेस्ट आर ट्रिगर्ड बाय इकोनॉमिक हार्डशिप एंड डिमांड फॉर सिविल लिबर्टीज़। यानी कि इकोनॉमिक हार्डशिप से लोग परेशान हैं, सिविल लिबर्टीज़ वहाँ पर लोगों को नहीं दी जा रही हैं, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक वजह, दैट इज़ द थियोक्रेटिक स्टेट। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से वहाँ के आम लोग जो है वहाँ के रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो हुई एक बात, ठीक है, इस प्रोटेस्ट की, ठीक है, इस इंस्टेबिलिटी की। अब इस प्रोटेस्ट के चलते क्या इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं? बिल्कुल है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इन चैलेंजेस को वन बाय वन करके थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखिए, इसकी वजह से सबसे पहला चैलेंज, जाहिर सी बात है, जो कि बहुत कॉमन सा भी है, वो चैलेंज होगा इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंडिया अपनी एनर्जी नीड के लिए ईरान पर भी डिपेंड है। हालांकि लास्ट के कुछ सालों में सैंक्शंस की वजह से हमने ईरान से जो लिया जाने वाला क्रूड ऑयल है उसको काफ़ी हद तक कम किया है, बट अभी भी हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्रूड ऑयल वहाँ से ले रहे हैं। 2024-25 तक बिलियंस में उसका आंकड़ा है, डॉलर में। तो अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है या दूसरा इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज़ कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी में भी दो बातें हैं, एक शाह बहार पोर्ट एंड सेकंड INSTC। चाबहार पोर्ट आप लोग जानते हैं कि ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान में जो इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है। तो अगर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहती है तो इंडिया का जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया का, वो एक्सेस कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, कहीं ना कहीं उस एक्सेसिबिलिटी में एक डिले आ सकता है, और जो इंडिया का ट्रेड है इन कंट्रीज से, उस ट्रेड पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये बेसिकली 2000 में आया था, इंडिया और रशिया के बीच में एक रास्ता है, एक ट्रेड कॉरिडोर है जिसको स्वेज कनाल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है। और इस कॉरिडोर में जो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है वो ईरान है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से जाएगा। अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है इंडिया और रशिया के बीच में, इस कनेक्टिविटी पर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड एस्पेक्ट इस चैलेंज में होगा पीपल। इसमें भी दो बातें हैं, एक वो लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, यानी कि उनकी स्टडी किसी ना किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होने का पूरा डर है।
दूसरे वो लोग हैं जो वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं और इंडिया में वो रेमिटांसेस भेज रहे हैं। तो अगर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के स्टूडेंट की स्टडी तक कॉम्प्रोमाइज़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व है, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये कोई लोकेशन है। जितना भी टोटल क्रूड ऑयल का जो सी बॉर्न अमाउंट है उसका 30% जो है वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। और अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने वाला ट्रेड बहुत सिक्योर नहीं रहेगा, किसी न किसी तरह से उस पर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहेगा। दूसरा, देखिए, ईरान पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। इन सैंक्शन की वजह से हर एक देश यूएस को नाराज़ करके ईरान से ट्रेड करना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन तब भी एक देश है जो ये अफोर्ड कर सकता है, वो है चाइना। तो इस कंडीशन में जो ईरान का क्रूड ऑयल है वो चाइना भारी तादाद में उसको ख़रीद रहा है। अब देखिए, ईरान हमारा एक ट्रेडिशनल फ्रेंड है, पुरानी दोस्ती है, लेकिन अभी ट्रेड रिलेशन की वजह से ईरान का इंक्लिनेशन अगर चाइना की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक एज है ईरान के साथ उसको लूज़ करेंगे, क्योंकि चाइना से हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं है। तो हमारा एक फ्रेंड है जो हमारे राइवल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इन सब के अलावा इंडिया में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन शिया की है, शिया मुस्लिम्स की, और ईरान इज़ ए शिया मुस्लिम कंट्री। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टेबिलिटी है इसका इम्पैक्ट इंडिया के सोशल फैब्रिक पर भी पड़ सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं सॉरी, एनर्जी, कनेक्टिविटी, पीपल, सम स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस एंड शिया मुस्लिम इशू, इसकी वजह से इंडिया के सोशल फैब्रिक पर कोई इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। अब इस सारी कंडीशन में इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए? इंडिया की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए रीजनल स्टेबिलिटी। अब इस रीजनल स्टेबिलिटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी। व्हाट इज क्वाइट डिप्लोमेसी? हम अपने आप को ईरान के साथ बहुत ओवर अलाइंड नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सारे रीजनल पावर्स के साथ एंगेज करेंगे जो रीजनल पावर ईरान के इस इशू में स्टेक होल्डर हैं। यानी कि ईरान के इस इशू के साथ जिन रीजनल पावर्स का फ़ायदा या नुकसान जुड़ा हुआ है हम उसके साथ एंगेज करेंगे। लेकिन इन सब में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ईरान की इंटरनल सॉवरेनिटी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, इसके अलावा चाइना के पास जो है एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है जो वो ईरान को दे सकता है। ऑब्वियसली हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लाइफलाइन नहीं है, लेकिन हमारे पास सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। ठीक है, तो जिस तरह से ईरान और चाइना में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक टर्म्स एंड ट्रेड, तो हम सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के बेसिस पर अपने रिलेशंस को रिडिफाइन कर सकते हैं, उसको पहले से और बेहतर बना सकते हैं ईरान के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इशू विच इज़ गोइंग ऑन इन ईरान। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस में हमारा इशू यही होना चाहिए कि रीजनल स्टेबिलिटी हो, जो टेंशन है वो डीएस्केलेट होनी चाहिए, और इसमें जो हमारी अप्रोच है वो होनी चाहिए क्वाइट डिप्लोमेसी के, जिसमें हम जितने भी रीजनल पावर्स हैं उन सब के साथ पॉजिटिवली एंगेज करें ताकि रीजन में स्टेबिलिटी हो, और साथ में ईरान की इंटरनल सॉवरेनिटी को भी हम रेस्पेक्ट करते चलें। और इन सब में जो हमारा एसेट बनेगा, जो हमारा टूल बनेगा, वो हमारा होगा सिविलाइजेशनल कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान विच इज़ वेरी एंशियंट। Let's move to the next topic of today's discussion, that is wings of steel, the pivot of strategic co-creation। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में समझते हैं। देखिए, इंडिया का अपना एक विकसित भारत मिशन है, राइट? विकसित भारत मिशन 2047। अब इस विकसित भारत मिशन को अचीव करने के लिए हमें दो फ्रंट पर काम करना होगा। वन इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल।
इंटरनल फ्रंट पर हमें करना पड़ेगा हैवी सोशल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज सोशल इन्वेस्टमेंट? मतलब लोगों की हेल्थ में, लोगों की एजुकेशन में हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब हेल्थ और एजुकेशन में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं क्रिएट होंगे केपेबल माइंड्स। ऑल राइट, अब ये जो केपेबल माइंड्स होंगे, ठीक है, दे विल डेफिनेटली इनोवेट। अब इनोवेशन हम किस में करेंगे? डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ताकि हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हो, एडवांस हो, और एक्सटर्नल फ्रंट पर हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकें। यानी कि ये टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है। एक तरफ वी विल बी फोकसिंग ऑन सोशल इनोवेशन, दैट इज सॉरी सोशल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। इससे जो केपेबल माइंड क्रिएट होंगे, इससे जो स्किल्ड नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, दे विल प्रमोट इनोवेशन कल्चर इन इंडिया। और इनोवेशन हम किस में करेंगे? हार्ड पावर में करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी में करेंगे, ताकि हम एक्सटर्नल फ्रंट पर अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकें। तो विकसित भारत के दो एस्पेक्ट हैं, वन इज सोशल इनोवेशन एंड सेकंड इज डिफेंस कोऑपरेशन। अब इस चीज़ को हम रियलाइज होता हुआ कहाँ देख सकते हैं? रिसेंटली इंडिया और जर्मनी के बीच में ट्रेड डील्स हुई हैं, जिसमें तीन मेजर पिलर हैं। वन इज डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेकंड इज ग्रीन पावर, थर्ड इज मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। डिफेंस में जो इंडिया और जर्मनी के बीच में कॉपरेशन है, पहले ये कॉपरेशन था बायर्स एंड सेलर वाला, यानी कि वो बेचेंगे और हम खरीदेंगे। लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है को डेवलपमेंट वाली फेज में, यानी कि अब इंडिया जर्मनी के साथ मिलके डिफेंस हार्डवेयर को डेवलप करेगा। इसका एग्जांपल है प्रोजेक्ट 75I, जो कि बेसिकली एक नेवी का प्रोजेक्ट है, सबमरीन प्रोजेक्ट है। 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी और इसमें जर्मनी अपना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमें देगा, जिसको हम बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली सबमरीन्स को बिना न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किए बहुत लंबे वक्त तक पानी के अंदर छिपे रहने में मदद करता है, नहीं तो बार बार उनको ऊपर आना पड़ता है एयर इनटेक के लिए। अब ये जो सोशल इन्वेस्टमेंट है, सोशल इन्वेस्टमेंट में जो हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर एक कैच पॉइंट है, हैकमैन कर्व। हैकमैन कर्व ये कहता है कि शुरू के जो 1000 डेज हैं उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उसका इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। देखिए, ये कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड है और ये कंसेप्शन से लेकर के ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। ये बर्थ है और बर्थ के बाद 1000 डेज, तो 1000 डेज तक का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है हेल्थ में इन्वेस्ट करने का। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। बाद में ये ROI देख रहे हैं ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। और सबसे कम कहाँ मिलता है? जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर या जॉब के लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कंसेप्शंस के बाद से शुरू के 1000 डेज में किया जाएगा। दैट इज़ द कैच पॉइंट, ठीक है। इसका आप सिम्बॉसिस देख सकते हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर रहेंगे, साथ में जर्मन टेक पार्टनरशिप होगी। इधर हम इन्वेस्ट करेंगे तो केपेबल माइंड्स क्रिएट होंगे, इनोवेशन बढ़ेगा और ये एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली नेशनल पावर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेटेजिक शील्ड प्लस बायोलॉजिकल कैपिटल, इन दोनों चीज़ों को मिलकर के कहीं ना कहीं ये रियलाइज करेगा वो सपना जिसको हम कहते हैं विकसित भारत। द नेक्स्ट टॉपिक इस पैक्सलिका। पैक्सलिका के बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर लिया। बेसिकली यूएस लेड एक कोलिशन है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में, कौन सा सप्लाई चेन? जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें सिलिकॉन है, जिसमें चिप्स हैं, जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए यूएस ने पैक्सलिका नाम का ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। इनिशियली इंडिया वॉज नॉट इंक्लूडेड, दिसंबर तक देर वॉज एक्सक्लूजन, जनवरी में इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए, इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी सुपीरियर। आमतौर पर देखा जाए तो इंडिया के पास जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो उतना स्ट्रांग अभी नहीं है।
तो ऐसे में इंडिया किस तरह से इस अलायंस का पार्ट बन के क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है? जवाब है इंडिया फिट्स वेरी वेल इन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। दुनिया की बड़ी बड़ी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जो बड़ी कंपनी या बड़ी कंट्रीज़ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है वो वहाँ करते रहें। साथ में एक और ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन हो सकता है, और वो कौन बनेगा? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया अभी टेक्नोलॉजिकल लेवल पर शायद उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए, इंडिया फाइनेंसिंग लेवल पर शायद उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए, लेकिन चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है बड़ी कंपनीज के लिए। तो बेसिकली ये किसको सपोर्ट करेगा? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को। So let's move to the next topic of today's discussion, which is very important for art and culture, that is the ज़ेहानपुरा excavation। ज़ेहानपुरा की लोकेशन हम देख लेते हैं, कहाँ पर है साहब? ये बारामूला, कश्मीर। अभी मैप में देखेंगे। अब ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सकेवेशन हुआ है, और इस एक्सकेवेशन में क्या मिला है? एक बुद्धिस्ट स्तूपा। स्तूपा बेसिकली फिनरी माउंट्स होते हैं, ठीक है। और ये प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, और वैदिक ट्रेडिशन भी इनको कहा जा सकता है, लेकिन ये अपने जो पिनाकल पर पहुँचे हैं, जो ये जेनत पर पहुँचे हैं, ये बुद्धिज़्म के टाइम पर पहुँचे, यानी कि इनको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो बुद्धिज़्म के टाइम पर मिली है। बट एक्चुअली जो स्तूपा है ये एक वैदिक ट्रेडिशन होता है, राइट। अब ये कितना पुराना है? 2000 साल पुराना बताया जा रहा है, कुषाण डायनेस्टी के टाइम का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये बता रहा है कि कश्मीर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ हिस्ट्री वाज अ लॉन्च पैड टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, इसकी जो डिस्कवरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एक डॉक्टर शाह हैं, ये 2023 में फ्रांस में एक फेलोशिप में गए। वहाँ के एक म्यूज़ियम में इन्हें एक फ़ोटो मिला, ठीक है। बेसिकली ये कुछ ब्रिटिश ट्रैवलर्स का लिया हुआ फ़ोटो है, ठीक। इसका जो ये बैकग्राउंड है, राइट, ये काफ़ी हद तक ये मैच कर गया किसके साथ? ज़ेहानपुरा माउंट के साथ। और यहाँ पर 3 माउंट्स भी हैं। तो ये जो इसका बैकग्राउंड जो लैंडस्केप है, इसने एनकरेज किया यहाँ पर एक्सकेवेशन करने के लिए। और जब एक्सकेवेशन हुआ तो पाया गया कि यहाँ पर पहले किसी वक्त में स्तूप हुआ करते थे, और वक्त कौन सा है? कुषाण के टाइम का है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है? देखिए कश्मीर ये लोकेशन है, तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है, यानी कि ये एक लॉन्च पैड बना टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इन सेंट्रल एशिया, चाइना एंड तिब्बत। विच बुद्धिज़्म? महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ज़ेहानपुरा साइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कश्मीर की साइट है। स्तूपा के बारे में हम थोड़ा देख सकते हैं, इसमें यूपीएससी में पहले भी सवाल पूछा गया है। इंडिया में अगर हम स्तूप आर्किटेक्चर को देखें तो इट इज़ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसमें आप 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो स्तूप हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखे जाते हैं, इस पर गांधारा शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरे स्तूप वो हैं जो सेंट्रल इंडिया के हैं, ठीक है। तीसरे स्तूप वो हैं जो डेक्कन वाले पार्ट के हैं, ठीक है। इन तीनों स्तूपास का जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न स्तूपा आपको आमतौर पर ये डोम शेप में नहीं बल्कि वर्टिकल शेप में देखने, टावर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडिया में जो स्तूप हैं वो आपको ये डोम शेप देखने को मिलेंगे, जिसमें अंड होगा, हर्मिका, वैदिका, ठीक है, ईयस्ती, प्रदक्षिणापथ, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन जो डेक्कन के स्तूप हैं, डेक्कन के स्तूप का जो बेसिक प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। कहीं स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा, कहीं आपको एक व्हील वाला चिन्ह मिलेगा, और वहाँ पर कुछ सिंबॉलिज्म अलग तरह से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप वहाँ डेक्कन में मिलेंगे आपको 5 आयाका पिलर्स, ठीक है। ये 5 जो डिफरेंट पिलर्स हैं, ये बुद्धा की लाइफ के 5 सिग्निफिकेंट इवेंट्स को बताता है। व्यूवर्स इन इवेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये 5 इवेंट कौन कौन से हैं जिनको आयाका पिलर के जरिए डेक्कन के स्तूपास में दिखाया जाता है। नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन, द भद्रकाली रिकॉर्ड। सी, ये एक जगह है प्रभास पत्तन गुजरात में, ठीक है। यहाँ से 1169 के टाइम का जो भद्रकाली टेम्पल है वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला है। वो इंस्क्रिप्शन बेसिकली सोमनाथ टेम्पल का एवोल्यूशन बताता है
over 4 different युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। अकॉर्डिंग टू भद्रकाली इंस्क्रिप्शन, जो सतयुग में जो सोमनाथ टेम्पल था वो सोने का बना था, उसके बाद त्रेता में सिल्वर का बना था, बाद में जो द्वापर युग है उसमें वुडन है एंड लास्ट ये स्टोन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का द्वापर से कलयुग वाले में यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल कनेक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है और रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये किससे बना है? ये स्टोन से बना है। तो यहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उससे पहले ये वुड का बना हो, बाद में इन्वेडर्स आए, इस्लामिक इन्वेडर, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो बाद में इसको लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट और रेजिलियंस देने के लिए इसको स्टोन से बनाया गया हो। सॉरी, ठीक है। तो ये जो भद्रकाली रिकॉर्ड है ये कहीं ना कहीं माइथोलॉजी को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल इस नाम से जो एंशियंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट हैं उसमें देखने को नहीं मिलता। तो किस नाम से मिलता है? प्रभास पत्तन के नाम से एक तीर्थ स्थान है। ये आपको कालिदास की कृतियों में भी देखने को मिलेगा, अल बरूनी ने भी इसको मेंशन किया है, अमीर खुसरो ने भी इसको मेंशन किया है। प्रभास पत्तन के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा ये, राइट। अब ये बेसिकली आप देखेंगे कि 1026 सीई में इसका एक स्ट्रेटेजिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, आफ्टर द डिकंस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय महमूद ऑफ गजनी। बाद में 1169 में इसका रिनोवेशन किया है किसने? किंग कुमार पाला ने। ठीक है, और फिफ्थ टेम्पल के तौर पे भी इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसका जो स्टाइल है वो मारू गुर्जरा स्टाइल है। यहाँ पर इस स्टाइल का एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट होता है, एक स्टेप्ड वाटर टैंक इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ठीक है, जो आपकी जो वॉल्स हैं उस पर आपकी जो है इंट्रिकेट कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी। डायनेस्टी कौन सी थी? चालुक्याज ऑफ गुजरात, सोलंकीज भी जिनको कह दिया जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सोमनाथ टेम्पल। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखेंगे तो ये त्रिवेणी संगम पर है, यानी कि वो जगह जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी है? हिरण, कपिला एंड सरस्वती। ठीक है, here is a question to practice about the Somnath temple. You can give a response in comment box. Thank you so much and wish you all the best.